हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। डीएस साइंस क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लस में हमारा चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको देखते हुए हमारी यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट कवर होने वाली है। जो ऑफलाइन है उन्हें इस चीज़ की जानकारी, और जो ऑनलाइन है वो भी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी हमारे सभी लेक्चर्स जल्द से जल्द क्लियर कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर्स को। एज यू नो दैट हम डिस्कस कर रहे थे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये जो लेक्चर है आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज के लिए मिलने वाला है। सो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आप जान चुके हैं, हम कई सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ऐसी कई सारी चीज हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सो हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके अंदर, एक फ्लावर के अंदर, मतलब एक पुष्प के अंदर। ठीक है, दोनों ही सिस्टम को देखा। अब ऐसा कौन सा पुष्प है जिनमें दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, द्विलिंगीय पादप या पुष्प, जिसमें एक तो फीमेल एंड मेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सो यहाँ पे ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, पुंकेसर या पुमंग। मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, पुंकेसर या पुमंग। एंड सेंटर में जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर या जायांग। समझ में आई कहानी। सो ये दोनों ही टॉपिक हम मेनली क्लियर कर चुके हैं। हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जिसने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है उसे फीमेल भी इजीली समझ में आ चुका है, बिकॉज ये बिल्कुल एज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आगे के टॉपिक को अपने। जस्ट अ 1 मिनट ओनली। ओके सो ये रहा हमारा फ्लावर। सबसे पहले हम जल्दी से अपने फ्लावर को रिकॉल कर लेते हैं कि फ्लावर में टोटल पूरा पार्ट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, किस किस को हमें इसमें स्टडी करने हैं। चलिए सो ये रहा हमारा पुष्प मतलब फ्लावर। फ्लावर में हमें क्या चीज डिस्कस करनी है, दो चीजों में। फर्स्ट इज ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको सेंटर में, ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर जायांग या गायनोशियम। क्लियर है, या पिस्टल भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पिस्टल। क्लियर। बात करें हम, ये साइड में जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, पुमंग। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और पुमंग का एक भाग क्या कहलाता है, हमारा स्टीमेन। क्या कहलाता है, स्टीमेन मीन्स पुंकेसर। कहानी समझ आई, पुंकेसर, या फिर इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। कहानी समझ आई आपको इतनी, क्लियर। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज पुमंग। सो पुमंग और पुंकेसर में अंतर याद रखना है। पुमंग क्या है, पूरा गुच्छा है नर जनन तंत्र का, और उस गुच्छे का एक भाग होता है हमारा पुंकेसर। ठीक है। अब पुंकेसर की संरचना की हमने अच्छा, अभी और भी पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन उनको हमें नहीं डिस्कस करना है, बिकॉज एक फ्लावर के अंदर 2 भाग होते हैं। एक होता है फर्टाइल पार्ट एंड दूसरा होता है हमारा स्टेराइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट वो है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एंड स्टेराइल पार्ट वो है जो सिर्फ सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मतलब ये एक्सेसरी ऑर्गन है। कहानी समझ में आई। सो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो हमें इसमें डिटेल में क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम कौन से ऑर्गन को, सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, फर्टाइल पार्ट। सो फर्टाइल पार्ट में हमारा एक तो आ जाएगा क्या, गाइनोशियम, एंड दूसरा आ जाएगा हमारा एंड्रोशियम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसके, मेल के, कलर दिख रहा है आपको क्लियरली,
ओके, सो मेल में दो चीजें पाई जाती हैं मेनली। एक होता है हमारा सबसे टॉप पर जिसे परागकोश बोलते हैं, एंड दूसरा होता है हमारा तंतु। परागकोश ये रहा, मतलब, एंड ये क्या है हमारा तंतु। और अगर हम फीमेल की बात करें सो फीमेल के 3 भाग होते हैं। ये होता है हमारा वर्तिकाग्र एंड वर्तिका एंड अंडाशय। क्लियर? सो ये तीनों चीज हमने डिस्कस कर ली है, दोनों ही हमें डायग्राम इजीली समझ में आ गया है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है ये आपको याद रखना है कि किस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या देना है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछ रहा है फ्लावर का तो हमें कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, लेकिन इतना ही इनफ नहीं है हमारे लिए। तो हम कट करके बताएंगे कि इसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं। 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कितने चैम्बर्ड होंगे इसमें? 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? एंड इन चैम्बर्ड को हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होगा और हर एक थीका, इसे हम क्या बोलते हैं? थीका। तो इस थीका को हम मेनली बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणुधानी। क्लियर? ये हमारा चल रहा है इसका रिवीजन। क्लियर? जिसने लेक्चर नहीं लगाया है उसे पीछे जाकर लेक्चर्स को लगाना है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, सो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, सो फीमेल में सबसे टॉप पे होता है हमारा स्टिग्मा मींस वर्तिकाग्र, फिर होता है स्टाइल मतलब वर्तिका, एंड होता है अंडाशय मतलब ओवरी। एंड मेल की बात करें सो ऊपर होता है हमारा एंथर मींस परागकोश, एंड फिलामेंट मतलब तंतु। ये जो एक्सेसरी ऑर्गन है इसमें आते हैं हमारे पेटल्स आ जाते हैं, सेपल्स आ जाते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। हमने सीक्वेंस भी देख लिया था इसका कि सीक्वेंस क्या है, एक फ्लावर के अंदर मेन सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है एंड देन फिर क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले होता है हमारे सेपल्स मतलब जो ग्रीनिश पार्ट होता है। फ्लावरिंग होने से पहले एक कली बनती है पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर। कली ही आगे विकास करने के बाद क्या बना लेती है? पुष्प बना लेती है। कली जब होती है तो उसके चारों तरफ एक ग्रीनिश कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्तियों के समान संरचना। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स मतलब बाह्यदल पुंज। फिर आता है हमारा, जब ये फूल खिल जाता है तो फूल खिलने के बाद ये पंखुड़ियां बाहर आ जाती हैं जिसे हम बोलते हैं पेटल्स, पत्तियां। क्लियर है? फिर आता है हमारा स्टिमेन मतलब पुंकेसर, एंड लास्ट आता है हमारा स्त्रीकेसर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो ये हमारा सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस बताइए फ्लावर के अरेंजमेंट का। तो याद रखिएगा आप। ओके, चलिए अब हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि एक मेल फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है हमारा एंथर एंड सेकंड होता है हमारा फिलामेंट। एंथर मेनली क्या होता है? एंथर वो रीजन या वो पार्ट है जहां पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मींस पराग कणों का निर्माण होता है। मतलब ये पुष्प का प्राथमिक जनन अंग है। पुष्प में नर जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो परागकोश। प्राथमिक जनन अंग मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वो भाग जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। और फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन मतलब परागकण। और परागकण कहाँ बन रहे हैं? परागकोश के अंदर। सो परागकोश क्या है हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? पॉलिन ग्रेन बनने वाला है। चलिए सेकंड हम बात करें तंतु मतलब फिलामेंट, तो ये क्या है? ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है मतलब सहायक अंग होता है जो परागकोश को पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि परागकोश क्या कर रहा है? मेनली पराग कणों का निर्माण कर रहा है। और पराग कण के निर्माण के लिए इसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट से ही फूड एंड न्यूट्रिशन, वाटर, ये सारी चीज इसके पास पहुंचेगी। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, आपने नोट्स इसका बना लिया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी डिस्कस किया था। नॉर्मली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये देखिए आपको डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का।
लघु बीजाणु जनन। क्या होता है लघु बीजाणु जनन? पराग कोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से मतलब पॉलिन मदर सेल से पॉलिन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? सो कैसे होता है? मान लीजिए ये क्या है? एक पॉलिन ग्रेन है, क्या है? ये एक पॉलिन ग्रेन है, सॉरी पॉलिन सेक है मतलब पराग कोश है। पराग कोश के अंदर यहाँ पे ये क्या है? इसका कोस्ट है। क्या है ये? कोस्ट मतलब थीका या फिर इस माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि यहीं पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सेल बैठी है, यही परागकण का निर्माण करेगी जिसे हम बोल रहे हैं पॉलिन मदर सेल। क्लियर है? या माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल या फिर पराग मात्र कोशिका। ये क्या करेगी? मान लीजिए ये है मदर सेल, ये आगे ग्रो करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाएगी। ये 2 न्यूक्लियस फिर से ग्रो करेंगे एंड माइटोटिक डिवीजन करेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बनाएंगे। ये 4 न्यूक्लियस ग्रो करेंगे एंड इनमें से एक न्यूक्लियस मतलब हर एक के साथ क्या प्रोसीजर होने वाला है? ये न्यूक्लियस आगे ग्रो करता जाएगा और एंड लास्ट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? ये पिछला लेक्चर जिसने लगाया है उसे इजीली समझ में आ रही है कहानी, और जिसने नहीं लगाया है तो बिल्कुल आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर DS साइंस क्लासेस, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिल जाएंगे। ठीक है? सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझा जाए। तो डोंट वरी, आप लेक्चर्स कंटिन्यू लगाइए, सीक्वेंस में चलिए। अगर आप सीक्वेंटली चलेंगे तो आपको स्टोरी भी समझ में आएगी, लेक्चर भी समझ में आएगा एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि हम आगे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सो आगे बढ़ जाते हैं अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया है क्या? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में जो हमने अभी पीछे देखा वही यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है लघु बीजाणु जनन? एक माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल क्या करेगी? ग्रो करेगी एंड इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन मतलब इसके सेंट्रल या फिर न्यूक्लियस या फिर केंद्रक डिवाइड हो जाएंगे और कितने? 2 केंद्रक बनाएंगे। इन 2 केंद्रकों में फिर से क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा एंड ये 4th में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब देखिए ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुए, न्यूक्लियस दोनों ही अलग अलग हो गए, दोनों ही अलग अलग सेल बना ली। सो माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट कहलाएगा ये। माइटोटिक डिवीजन के बाद ही हर एक सेल माइटोटिक सेकेंड मतलब डिवीजन सेकेंड करेंगे, द्वितीयक करेंगे, जिसमें से 4 केंद्रक या फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे जिसे माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। हर एक माइक्रोस्पोर आगे ग्रो करेगा एंड डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और कितने? 2 पॉलिन का फॉर्मेशन करेगा। कहानी समझ में आई? इतनी क्लियर है? सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है और ये टॉपिक भी समझ आ गया है। वैसे तो ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं क्या? पिस्टिल मीन्स स्त्री केशर, पुष्प का मादा जनन भाग क्या होता है? पिस्टल मतलब स्त्री केशर। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं या 3 उप अंग पाए जाते हैं, सब ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट जो कि टॉप पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा। एंड देन सेकेंड में होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो वर्तिकाग्र से अंडाशय को जोड़ता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल मीन्स वर्तिका। एंड लास्ट होता है हमारा अंडाशय। ये वो प्राथमिक जननांग है जहां पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है एंड एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी यहीं पर होगा। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए सो जल्दी से हम देख लेते हैं पिस्टल को। जिसने नहीं देखा है ये कहानी उसके लिए है, ये शॉर्ट रिवीजन चल रहा है हमारा। क्लियर? फर्स्ट टॉप पर होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, सेकेंड होता है स्टाइल एंड ओवरी। तीनों की डेफिनेशन हमें पता है। स्टिग्मा टॉप व्यू है जो पॉलिन के अंकुरण के लिए एक सीट प्रोवाइड करेगा एंड सेकेंड जो है स्टाइल, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सो ये कनेक्टिव लिंक हो गई एंड अंडाशय इज अ प्राथमिक जननांग। क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे क्या? गुरु बीजाणु जनन
मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलिन के फॉर्मेशन का प्रोसेस, मतलब मेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। और मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा मीन्स होता है बड़ा, सो ये कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। सो फ्लावर के मादा जननांग मतलब स्त्री केशर या जायांग के अंडाशय में किसका निर्माण, मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, हमारी गुरु बीजाणु जनन। क्लियर है। और गुरु बीजाणु जनन जहां होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। जैसे लघु बीजाणु धानी होता है, लघु बीजाणु धानी क्या है, एक पराग कोश का वह स्थान जहां पे पराग कण का निर्माण हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी। वैसे ही गुरु बीजाणु धानी क्या है, वह स्थान, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वह स्थान जहां पे किसका, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, गुरु बीजाणु धानी। चलिए सो आगे चलते हैं हम, ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है। सो रिपीट करना चाहें तो आप कर लीजिए, बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया पिछले क्लास में। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ नहीं वही लिखा है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक बनेंगे। 8 में से 4 केंद्रक ऊपर की साइड चले जाएंगे, 4 केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नीचे की साइड चले जाएंगे। क्लियर। अच्छा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, रीडिंग आप कर सकते हैं, समझदार हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, एंड रीडिंग के साथ साथ आपको लिखना भी आता है। क्या हो गया हाथ में। चलिए सो क्या बात हो रही है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय को अगर अच्छे से देखें तो ये पूरा है ओवरी, ओवरी को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे होता है हमारा माइक्रोपोलर रीजन, मेगा, ठीक है, मतलब बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर ये बीजांडकाय को इलार्ज करके देखिए आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये जो बीजांडकाय है ना, सेंटर इसका एम्ब्रियो सेक जिसे बोलते हैं, यहाँ पे एक कोशिका पाई जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरो मदर सेल या फिर मातृ कोशिका। क्या है ये, कौन सी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये क्या करेगी, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया जाए तो इसके अंदर ये जो कोशिका है ये सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मतलब माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट करेगी। और कितने न्यूक्लियस बनाएगी, 2 न्यूक्लियस। दोनों ही न्यूक्लियस ऊपर और नीचे साइड में दोनों ही पोलार पे जाके अरेंज हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले पर क्या एंटीपोडल का फॉर्मेशन करेंगे, नीचे वाले पर एग का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, ये फर्स्ट डिवीजन करेगा, ये सेकेंड डिवीजन करेगा। सो यहाँ पे कितने, 2 केंद्रक बन जाएंगे, 2 यहाँ बन जाएंगे। एंड फिर देखो माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन सेकेंड हुआ, अब माइटोटिक डिवीजन थर्ड होगा और दोनों ही पोल्स पर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 में से एक न्यूक्लियस चल करके सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से ऊपर साइड से और एक नीचे साइड से। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा कि ऊपर साइड ओनली 3 केंद्रक बचेंगे, न्यूक्लियस बचेंगे, नीचे साइड 3 बचेंगे, सेंटर में 2 आ जाएंगे। और यही बाइक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और ये जो है ये सहायता करेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन होंगे, और इनमें से ये 2 सहायक कोशिकाएं होंगी, मतलब हेल्प एक्सेसरी सेल्स होंगी। एंड एक होगी क्या, एग सेल, क्या होगी, अंड कोशिका, जो क्या करेगी, अंडाणु का निर्माण करेगी। ये क्या है, 7 न्यूक्लिएटेड एंड 8 केंद्रकीय संरचना है। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है, तो आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्या है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मेगा स्पोरो मदर सेल, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर है तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेगा स्पोरो मदर सेल क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी एंड डिवाइड होगी कितनी, 2 सेल में, 2 से फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगी, कितने सेल बनाएगी, 4 सेल बनाएगी। अब इन 4 सेल्स में से सिर्फ एक सेल ही इफेक्टिव होगी या फिर क्रियाशील होगी या
एक्टिव होगी, और बाकी बची हुई 3 क्या होंगी, बेकार हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, जिसका कोई काम नहीं होगा। एंड एक जो है ये आगे ग्रो करेगी। सो ये एक जिसे हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर या फिर एम्ब्रियो से, ठीक है, हैप्लॉइड है ये। अब ये ग्रो करेगी एंड सेंटर में डिवाइड करके माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट के द्वारा कितने सेंटर का फॉर्मेशन करेगी, 2 सेंटर्स का। ये दोनों सेंटर क्या करेंगे, फिर से माइटोटिक डिवीजन सेकेंड करेंगे और 4 केंद्रक मतलब 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। माइटोटिक डिवीजन थर्ड के थ्रू यहाँ पे कितने, एक स्टेप गायब है, 4 ऊपर एंड 4 नीचे की ओर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चल करके सेंटर में आएगा, दूसरा चल करके सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे कितने सेंटर बन जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियर बन जाएंगे। एंड यहाँ पे एक सेल होगी जो एग का फॉर्मेशन करेगी। सो एग सेल या एग गैमेट बोलेंगे, फीमेल गैमेट। एंड 2 क्या होंगी, माइग्रेटेड सेल होंगी या सहायक कोशिकाएं होंगी। यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं ये क्या है, एंटीपोलार सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, एंटीपोलार कोशिकाएं कहलाती हैं। और इस पूरा संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। चलिए, गुरु बीजाणु जनन जो आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखा है। अब इसके आगे से आपको थोड़ा सा रीड करके बता दिया जाए, बिकॉज यहाँ से आपको फिर नहीं बताया था। चलिए, तो इसको जिसने नहीं लिखा है वो इसको लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर दिख रहा है आपको, स्क्रीन कट तो नहीं हो रही है कहीं से, ओके दिख रही है। चलिए, सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे कि ये भाई ये तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम कहाँ से लिख लें, इंग्लिश में हम, इसकी लैंग्वेज तो है ही नहीं है। चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश में आगे दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। तो हिंदी वाले पहले समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु जनन। चलिए, क्या लिखा है हमने, कुछ नया नहीं है। आप बड़े स्मार्ट हैं, समझदार हैं। स्मार्ट मतलब खूबसूरत नहीं, हो सकता है खूबसूरत भी हो, है ना। तो स्मार्ट मतलब दिमाग से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जो आपने समझा उसे आपको लिखना आता है। बाएं हाथ का खेल है, तो वही बाएं हाथ का खेल मैंने यहाँ पे किया हुआ है जो आप इजीली लिख सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब गुरु बीजाणु जनन की हम डेफिनेशन या फिर उसकी कार्य प्रक्रिया समझ लेते हैं, क्या है, कैसे होता है। सो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये एकदम लल्लू सी डेफिनेशन हो गई, एकदम ऐसी, मतलब जिसमें कोई नई चीज नहीं है कि सीखने लायक है। ये तो बच्चा भी लिख सकता है, नर्सरी का नहीं लिख सकता। चलिए, सो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। मातृ कोशिका क्या है, जिससे पॉलिन मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। आगे देखते हैं कैसे होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। एंड विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु, कितने, 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। अब ये 4 मेगा स्पोर्स क्या करेंगे, याद कीजिए, कितने, एक मातृ कोशिका मान लीजिए क्या है, पॉलिन मदर सेल, मेगा स्पोरो मदर सेल। सो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजन के द्वारा कितने केंद्रक बना रही है, 4 केंद्रक। तो वही लिखा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक आगे ग्रो करता है। सो वही आगे लिखा है, ये चारों गुरु बीजाणु रेखीय क्रम मतलब लीनियर ऑर्डर में, ये लीनियर ऑर्डर है, में विन्यासित मतलब अरेंज होकर गुरु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्लियर है, बनाते हैं जो बीजांडकाय से ढका होता है, मतलब ये पूरा कवर होता है बीजांडकाय से, मतलब बीजांडकाय के अंदर चल रहा है पूरा प्रोसीजर। अब गुरु बीजाणु चतुष्क की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये 3 सेल क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। एंड निभाग की नष्ट हो जाएंगी। निभाग की ओर स्थित केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका ही भ्रूण कोश का निर्माण करेगी, मतलब यही आगे कार्य करने वाली है, फंक्शंस करने वाली है, जिससे एक बीजाणु विकास कहते हैं। 4 में से क्या चारों ने विकास किया, 3 ने किया, 2 ने किया, नहीं, सो 1 ने किया। सो एक कोशिका के द्वारा ही आगे पूरा प्रोसीजर का चलना ही एक बीजाणु विकास कहलाएगा। गुरु बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिससे 2 से 4, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर जाते हैं। अभी हमने देखा था 8 केंद्रक बनेंगे, 3 कहाँ चले जाएंगे, बीजांड द्वार की ओर, और 3 चले जाएंगे निभाग की ओर, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर जाते हैं। तथा 2 सहायक कोशिकाएं व 1 अंड कोशिकाएं का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो 3 है
बीजांडकाय द्वार की ओर चलेगा, उनमें से 2 सहायक कोशिकाएं होंगी और एक अंड कोशिका होंगी जो अंडाणु का निर्माण करेगी। अब दोनों सहायक कोशिकाओं व अंड कोशिका मिलकर अंड समुच्चय या अंड उपकरण का निर्माण करेंगी। तो ये पूरा क्या है हमारा अंड समुच्चय, एग अपैरेचस, ठीक है। फिर त्रिकेंद्रक निभाग मतलब छलाजा, मतलब ऊपर साइड, अपर साइड में छलाजा की ओर जाकर प्रतिविन्यासित मतलब एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। ये 3 क्या करेंगे, एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करेंगी। शेष 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, मतलब 2 जो केंद्रक बचते हैं सेंटर में उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, जो मध्य में ही रहते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। कहानी समझ में आई? हैव यू एनी डाउट्स यहाँ तक? अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर कीजिए, जल्द से जल्द डाउट क्लियर किया जाएगा। अगली क्लास में ट्राई करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। हाँ, लेकिन ऐसा मत करना कि आप 4 महीने बाद कमेंट करें। सो 4 महीने बाद हो सकता है कि मैं नहीं देख पाऊँ उस चीज़ को या रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। सो जब हमारा शॉर्ट रिवीजन चलेगा तो तब उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। मैं डाउट को आपके लिख के रख लूँगी कि भाई किसका क्या डाउट है। चलिए, अब ये हमारे इंग्लिश वालों को मिल गया। अच्छा, एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। क्या इसको भी एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप रीड कर सकते हैं। क्या लिखा? द रिमाइनिंग मेगा स्पोर्स अंडर ग्रो अ राउंड ऑफ माइटोटिस, वही लिखा हुआ है कि माइटोटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ स्ट्रक्चर विथ 2 न्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड अ बाइन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस बने थे उसी को हम बोल रहे हैं न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। अच्छा, ये वही लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं है डिफिकल्ट यहाँ पे। चलिए, अब एम्ब्रियोसेक मतलब भ्रूणकोश क्या होता है? सो एम्ब्रियोसेक वो है जहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। सेक है मतलब जो, मतलब ये पूरा एम्ब्रियोसेक है, यहीं पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर होगा एक एम्ब्रियो मतलब भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए, तो क्या है एम्ब्रियोसेक? ये पादप का मादा युग्म को भिद्ध मतलब फीमेल गैमेटोफाइट है, जिस प्रकार परागकण युग्म को विद्ध होता है वैसे ही, ठीक है। समझ में आया? ये एक मादा युग्म को विद्ध है। सभी पादपों में एक बीजांड में केवल भ्रूणकोश होता है। एक भ्रूणकोश में 8 केंद्रक व 7 न्यूक्लियस होते हैं। भ्रूणकोश में निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है अंड कोशिका, तो फिर होती है सहायक कोशिका, फिर होती है प्रतिविन्यास कोशिका। तो ये जो पूरा है ना बीजांडकाय, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, एग्स बन रहा है, सहायक कोशिका है, बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसेक। समझ में आया? इतनी कहानी आपको समझ में आई? एंड लास्ट होती है हमारी केंद्रक कोशिका, मतलब सेंटर में, वही आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम डिस्कस कर लेंगे सभी डेफिनेशंस को। सॉरी, चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंड कोशिका मतलब एग सेल क्या होती है। सो एग सेल वो है जो बीजांड द्वार पर, मतलब अगर ये बीजांड है सो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जिसमें से क्या करेगी, जो एग का फॉर्मेशन करेगी, अंडाणु का निर्माण करेगी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, अंड कोशिका, ठीक है। सो एग सेल क्या है, इसकी संख्या 1 होती है। अंड कोशिका निषेचन के समय नर युग्मक के साथ जुड़कर द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। याद रखना है, अंड कोशिका क्या है, जो निषेचन में भाग ले रही है, जो संख्या में सिर्फ 1 होती है। एक ही होती है ना, 3 होती है नीचे, तो 3 में से 1 अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका होती हैं, तब जाके पूरा अंड समुच्चय तैयार होता है। सहायक कोशिका क्या है, तो भ्रूणकोश में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके पास जो हेल्प करती हैं पाई जाती हैं, जो बीजांडकाय से पोषण पदार्थ का अपशोषण करती हैं तथा परागनलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्रावण करती हैं। समझ गए? इतनी कहानी समझ में आई? कुछ डिफिकल्ट लगा कि आपको? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सहायक कोशिका क्या है, ये संख्या में 2 होती हैं, जो बीजांडकाय से पोषण पदार्थ को अवशोषित करती हैं। ये पूरा बीजांडकाय है, इसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगी, अवशोषित करती हैं तथा परागनलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करती हैं। ये जो परागनलिका होती है ना, इसको बीजांड की ओर आकर्षित करेंगी और आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्रावण करेंगी। क्लियर? फिर होती है हमारी सहायक कोशिकाएं तथा अंड कोशिका मिलकर एक अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। हम देख चुके हैं तीनों सेंटर, 1, 2 एंड 3। फिर बात करेंगे प्रतिविन्यास कोशिका मतलब एंटीपोडल सेल। सो भ्रूणकोश निभाग मतलब छलाजा की ओर की 3 कोशिकाएं प्रतिविन्यास कोशिका कहलाती हैं। निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं। याद रखना, निषेचन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर है केंद्र की कोशिका मतलब सेंट्रल सेल, है ना। तो भ्रूणकोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो एक नर युग्मक से निषेचित होकर
त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इसका मतलब अगर ये पूरा बीजांड का भ्रूणकोश है तो 3 यहाँ होंगे, 3 ऊपर होंगे और 2 जो नीचे होंगे वो ऑलरेडी वाई न्यूक्लिएटेड है, लेकिन एक मेल पॉलिन से फर्टिलाइज होके त्रिगुणित संरचना बनाएंगे, ट्राइपोलार बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? सो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। तो कक्षा 10वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक इससे पहले भी देखा होगा 8th वगैरह में, तो मुझे इतना याद नहीं है। 10th में तो ये है ना। तो पॉलिनेशन मेनली होता क्या है, पॉलिन सेक से निकल करके फीमेल मतलब स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली समझा दिया जाए कि पॉलिनेशन क्या होता है। मान लीजिए ये एक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहां है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, स्टिग्मा, और ये क्या होता है हमारा, एंथर। एंथर में कौन बनते हैं, पॉलिन या पॉलिन ग्रेन, ठीक है। सो एंथर से पॉलिन ग्रेन, मान लीजिए क्या है इसके अंदर, पॉलिन ग्रेन। एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्लियर है, समझ में आया पॉलिनेशन क्या है। एंथर से मतलब फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर से पॉलिन का निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है मेनली कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। कैसे, तो देखिए अगर कोई फ्लावर है बाइसेक्सुअल, जिसके पास दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है, द्विलिंगी पौधा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, और उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो क्या हो सकता है, यहां से पॉलिन ग्रेन निकल करके अगर इसी के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो इसे बोलते हैं स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब किसी फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण कहलाता है। परंतु अगर फ्लावर कोई और है और पॉलिन ग्रेन किसी और फ्लावर का है, तो अगर मान लीजिए इसका पॉलिन ग्रेन निकल करके किसी और के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्लास 10th में पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एडिशन देखेंगे, पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप पाए जाएंगे यहाँ पर। चलिए, सो पॉलिनेशन क्या है ये देख लेते हैं जल्दी। पॉलिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। समझ में आया, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन मेनली किसी फ्लावर के एंथर से पॉलिन का निकलकर उसी फ्लावर के या फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने का प्रोसीजर ही क्या है, हमारा पॉलिनेशन है, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन होता है मेनली 2 टाइप का होता है। सो द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, आप बड़े समझदार है, आपको पता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जिसमें उसी एंथर से पॉलिन निकलकर उसी के स्टिग्मा तक जाएगा। तो क्या है, pollen transfer between the anther and stigma belonging to the same flower is called as self pollination, ठीक है। self pollination can occur in the bisexual flower where both androecium and gynoecium are present। इसका मतलब समझ में आया, जो
सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो तभी संभव है जब फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, मतलब उसके पास गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों ही प्रेजेंट होंगे तभी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। कहानी समझ में आई? सो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? एग्जाम्पल वीट, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट फ्रॉम द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या लिखा है? एंथर से पॉलिन कर निकल करके किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हो सकता है कि प्लांट एक हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, मतलब अगर ये गुलाब का पेड़ है तो फ्लावर ये वाला हो और ये वाला तो इसका पॉलिन निकल के इस तक पहुंच गया, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। या फिर हो सकता है कि प्लांट भी अलग अलग हो फ्लावर के साथ साथ, है ना। सो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अलग फ्लावर, सिर्फ इतना समझना है। ओके, सो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, हिंदी वाले इसको लिख लेंगे जल्दी, एक्सप्लेन दोनों मीडियम में कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। चलिए स्टार्ट करें हम आगे का जल्दी। आज हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। परागण के प्रकार। परागण क्या होता है? परागण के मतलब कई सारे हमें प्रकार देखने को मिलेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा हमारा ऑटोगैमी। फिर क्या होगा? ऑटोगैमी को हम बोलते हैं स्वायुग्मनज। क्लियर? सो क्या होता है स्वायुग्मनज? ये देखिए, ये एक प्रकार की स्वपरागण की विधि है, सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप का। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, जिसके अंतर्गत एक ही परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन है। सो ऑटोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी व्हेन द पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम ऑटोगैमी भी कह सकते हैं, या फिर ऑटोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। ठीक है, अब है सजात पुष्पीय परागण, जेटोगैमी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का स्वपरागण की विधि है, जिसके अंतर्गत एक ही पौधे के परागकोश के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब प्लांट एक होगा, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? फिर है एक्सोगेमी, मतलब पर निषेचन। ये एक प्रकार का पर परागण की विधि है, जिसके अंतर्गत एक पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो बात वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन। क्या होता है द्विनिषेचन? सो दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मतलब पुष्पीय पादप जिसे बोलते हैं, उसके अंदर पाई जाने वाली एक प्रोसेस है जिसमें भ्रूण कोश के अंदर जारी दो नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आया? तो डबल फ्यूजन क्या है? जहां पर दो केंद्रक हैं। क्या है? दो केंद्रक हैं, एक नरयुग्मक से जुड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा? एक नरयुग्मक से दूसरा केंद्रक से जुड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कितने सेंटर? 3 सेंटर बन जाएंगे। सो ट्रिपल फ्यूजन भी इसे कहेंगे हम। कहानी समझ में आई? अभी जो हमने देखा था वही है ये। ठीक है, दो नरयुग्मक का एक मादा युग्मक, कितने? मान लीजिए यहाँ से पराग नलिका से या फिर स्टाइल से दो नरयुग्मक आ रहे हैं, तो दो में से एक नरयुग्मक, दो नरयुग्मक एक मादा युग्मक के साथ जुड़ेगा। तो अगर बीजांड में से दो सहायक और एक अंड कोशिका है, तो एक किसके साथ जुड़ेगा? मादा युग्मक के साथ। ठीक है, जिसमें एक नरयुग्मक अंडे को निषेचित करेंगे, युग्मनज बनाता है, जबकि दूसरा ध्रुवीय निभागी के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल फ्यूजन। अच्छा, डबल फ्यूजन नहीं समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे
ये हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लिया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में से 3 सेल ऊपर होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं जिनमें से 2 होती हैं सहायक कोशिका एंड 2 होती है हमारी केंद्रक में, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रकीय कोशिका। अब क्या होते हैं, मान लीजिए यहां से क्या 2 नर युग्मक आ रहे हैं, 2 नर युग्मक कहां से आ रहे हैं, ये देखिए पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए अगर हम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरा बीजांड प्रेजेंट है। यहां से कितने 2 नर युग्मक आ रहे हैं, 2 नर युग्मक में से जैसे जैसे इसके अंदर 2 नर युग्मक गए, सो एक नर युग्मक ये क्या है, मेल गैमेट। 2 नर युग्मक से एक नर युग्मक इस केंद्रक को फर्टिलाइज करेगा और एक नर युग्मक इस एग को मतलब अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा। सो जो अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा ये नर युग्मक, तो क्या बनेगा, नई सेल युग्मनज जो भ्रूण का विकास करेगी। और जो एक नर युग्मक इन 2 केंद्रकों को क्या करेगा, निषेचित करेगा, तो ये क्या बना लेंगे, 3 केंद्रक बना लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं त्रिसल्यन। और ये क्या करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे एक साथ 2 बार 2 निषेचन हो रहा है, एक अंड कोशिका से एक केंद्रकीय कोशिका से, तो इसी को हम बोलते हैं डबल फ्यूजन। तो अभी समझ में आया कि दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म में पाई जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण कोश के अंदर जारी 2 नर युग्मक में से एक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है। तो 2 नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ जुड़ते हैं जिसमें एक नर युग्मक अंडे को निषेचित करके युग्मनज बनाता है, जबकि दूसरा 2 ध्रुवीय निवाहकों के साथ जुड़ करके क्या, एम्ब्रियो सेक बनाता है। तो ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ complex process where out of the 2 sperm cells one fuse with the egg, एक किसको फ्यूज करेगी, एग सेल को, and the other fuse with a 2 polar nucleus which result is in a diploid, मतलब जिससे डिप्लॉइड रिजल्ट क्रिएट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, एंड a triploid मतलब 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, रिप्रेजेंटली मतलब यही बोल रहा है कि 3 कोशिका नीचे होंगी, 2 केंद्रक में होंगी, 3 ऊपर होंगी। अब 3 में से ये जो एग सेल है, एक नर युग्मक मतलब मेल गैमेट इसे फर्टिलाइज करेगा जो क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, जो कि क्या होगा, 2n होगा, डबल हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉइड था लेकिन एक मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करके ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर है? सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो क्या है, द्विनिषेचन एवं त्रिसल्यन पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। पराग नलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहचान लेती है, बना देती है। वही चीज बार बार रिपीट क्यों हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो ये लिखा है हमारा डबल फ्यूजन है। अब डबल फ्यूजन को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्या है आपका बीजांड है, इसको ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है क्लियरली। कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पे कितने केंद्रक हैं, इससे भी नहीं दिख रहा है, इससे लिखते हैं। यहाँ पे कितने केंद्रक हैं, 3 केंद्रक, 2 केंद्रक ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो एक मेल गैमेट इसे फर्टिलाइज करके 3 केंद्रक बना लेगा और एक मेल गैमेट इसे फर्टिलाइज करके 2 मतलब डिप्लॉइड बना लेगा। सो ये बन जाएगा जाइगोट मतलब युग्मनज। उप्स, ओहो क्या हो रहा है, ये युग्मनज, और एक बना लेगा ट्रिप्लॉइड सेल जो कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। कहानी समझ में आई? अब ये प्रक्रिया जैसे ही खत्म हुई तो क्या होगा, निषेचन के बाद का प्रोसेस आएगा। निषेचन के बाद के प्रोसेस में आ जाएगा हमारी क्या, बीज के निर्माण की प्रक्रिया और भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष एक ऊतक है जो डबल क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन के बाद अधिकांश एंजियोस्पर्म के बीज के अंदर मौजूद होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से भरपूर होता है और बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो याद रखना है, एम्ब्रियो से क्या है, भ्रूणपोष क्या है, जो इस
बढ़ते हुआ जो भ्रूण बनता है मतलब सीड बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियोज से। एम्ब्रियो क्या है पता है सबको? एम्ब्रियो क्या होता है? जो निषेचन के बाद विकसित होता है यूट्रस में या ओवरी में, ठीक है। यहाँ सामान्यतः निषेचन के बाद बनने वाली संरचना है, अर्थात ये युग्मनज या निषेचित अंडे और नवगठित संतान के बीच विकास का चरण है। मतलब जब निषेचन हो जाता है तो विकास होता है, विकास के बाद नई संतान का जन्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण, ठीक है। चरण है जो युग्मनज के बार बार होने वाले माइटोटिक विभाजन से बनता है। ये निषेचन या सिनगैमी के माध्यम से नर और मादा युग्मकों के संलयन के कारण बनता है। सो इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग एंड द न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय क्या है? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट थ्रू फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। क्लियर है? सो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया। हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सिर्फ एक वन शॉट वीडियो लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करके ये चैप्टर पूरा कहाँ पर खत्म किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, सो आप मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वो चीज़ क्लियर करवाई जाएगी। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप NCERT के क्वेश्चन आंसर को भी अटेंड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बिल्कुल लिखिए ताकि आपको इसके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जाए, सेकंड के, थर्ड के, ताकि आपको बोर्ड में भी इजी मतलब डिफिकल्ट ना लगे कोई भी चीज़, है ना। चलिए, सो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।